नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए उषा कश्यप की लिखी हुई कहानी दंड संहिता। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अवकाश प्राप्त प्रोफेसर डॉक्टर उषा कश्यप हिंदी की जानी मानी व प्रतिष्ठित लेखिका हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मिस्टर केसी चोपड़ा दिल्ली के हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकीलों में शामिल हैं। हाई कोर्ट में बने लॉयर्स चैम्बर्स में से सबसे ज़्यादा चहल पहल उनके चैम्बर में ही होती है। क्रिमिनल केसेस लड़ने के लिए लोग उन्हें ऊंची फीस देकर भी उनका समय पाने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं। बलवीर उर्फ बल्लू पर चल रहे मर्डर केस के संदर्भ में जब ये खबर फैली कि चोपड़ा साहब बलबीर की ओर से एडवोकेट होंगे तो मैंने उनसे मिलने का और उनका इंटरव्यू लेने का निश्चय कर लिया। नए जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने हाल ही में एक प्रतिष्ठित अखबार के प्रकाशन को ज्वाइन किया है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र के नामी लोगों के साथ साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के प्रभावशाली लोगों के साथ भी उनके बहुत निकट संबंध हैं, ये सर्वविदित है। मैंने सोचा कि उनके चैम्बर में जाकर उनको अपना कार्ड देकर उनसे इंटरव्यू के लिए समय मांगा जाए। उनके यहाँ भीड़ को देखकर मैं समझ गया कि यहाँ बातचीत करना कठिन है और अनौपचारिक बातचीत के लिए वो मुझ जैसे नए जर्नलिस्ट को न अपना कीमती समय देंगे और न ही किसी अन्य स्थान की इजाज़त भी देंगे। फिर भी हिम्मत करके मैंने उनके सेक्रेटरी से पूछा कि क्या वे कुछ समय मुझे दे सकते हैं। सेक्रेटरी ने कहा कि आप शाम 4 बजे के करीब आना, मैं सर से बात करने के बाद ही बता सकता हूँ। शाम होते ही मैं उनके चैम्बर में पहुँच गया। मुझे सेक्रेटरी से ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ व खुशी भी हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने घर पर मिलने के लिए समय की स्वीकृति दे दी। निश्चित समय पर मैं वसंत विहार में उनके आलीशान बंगले के सामने था। लोहे की लंबी नोकदार सलाखों वाले गेट पर खड़े दरबान की आंखों में खिंचे लाल डोरे और बड़ी बड़ी मूछें उसके मोटे काले चेहरे को और भयावह बना रही थीं। मुझे वो संदिग्ध नज़र से देखने लगा तो मैंने उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहा कि मुझे वकील साहब ने बुलाया है। वो मेरा कार्ड लेकर भीतर गया और आकर मुझे वेटिंग रूम में बैठने को कहा। वेटिंग रूम बहुत ही आलीशान था। मैं मनी मन बातचीत की रूपरेखा बनाने लगा। बलबीर पर जो मर्डर केस चल रहा है उसके लिए मिस्टर चोपड़ा ने निःशुल्क वकालत करने का फैसला लिया है। लोगों का मानना है कि बलबीर ने शिबू का मर्डर किया था। शिबू के मोहल्ले में मेरे बचपन के कई वर्ष बीते थे। वो उम्र में मुझसे कई साल बड़ा था, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त था। वो सब मोहल्ले वालों के काम कर देता, सभी का स्नेह पात्र था। उसके पिता जूते बनाने और ठीक करने का काम करते थे। अपनी ईमानदारी और शराफत के कारण बहुत इज्जत थी उनकी। मेरे पापा का ट्रांसफ़र होने पर हम दूसरे शहर में चले गए थे। जब जर्नलिज्म का कोर्स करने के लिए मैं दिल्ली आया तो देखा कि शिबू की जूतों की दुकान फेमस शू शॉप बन गई थी। जर्नलिस्ट बनने के बाद शुरू में ऐसा जोश था कि मौका मिलते ही करप्ट नेताओं व अधिकारियों को व बड़े बड़े नकाबपोश लोगों को बेपर्दा करूँगा। कई केसों का बारीकी से विश्लेषण कर तथ्यों को सामने रखा तो वाहवाही अवश्य मिली। योग्य जर्नलिस्ट की छवि भी बनी और पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक प्रमुख व प्रसिद्ध अवार्ड भी मिले। लेकिन करप्ट लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई या केवल दिखावे के लिए सज़ा के रूप में दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इतने में मिस्टर चोपड़ा ने मुझे अंदर बुलवाया तो रूम की सजावट देख के मैं चकित रह गया। प्रसिद्ध देसी व विदेशी कलाकृतियों की भरमार थी। मैंने उनके इशारे पर बैठते ही कहा, सर, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस ये जानना चाहता हूँ कि आप बलबीर का केस क्यों ले रहे हैं, और वो भी बिना कोई फ़ीस लिए। आपने न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि सब मानते हैं कि बलबीर ही शिबू की हत्या का दोषी है। अरे प्रदीप, जर्नलिज्म में कितना कमा लेते हो। मुझे पहली नज़र में ही तुम बहुत टैलेंटेड लगे थे। एक ऑफ़र दे रहा हूँ, मेरी लॉ फर्म ज्वाइन कर लो, देखना कितना पैसा कमाओगे। चोपड़ा साहब ने विस्की के 2 पैग बनाने शुरू कर दिए। सर, थैंक यू फॉर द ऑफ़र, पर मैं अपने काम में खुश हूँ। आपने बल्लू का केस लेने का कारण नहीं बताया। कैसे जर्नलिस्ट हो यार, इतना भी नहीं समझते कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। पैसे लेकर तो बहुत अमीरों के केस लड़े हैं, लेकिन कभी कभी निःशुल्क सेवा में बहुत आनंद आता है। तुम मेरे साथ रहो तो इस आनंद का अनुभव कर सकते हो।
जाहिर था कि वो मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं देना चाहता था। उसके स्वर में इतनी आत्मीयता थी जैसे मेरा हितैषी हो और अनेकों बार पहले मिल चुका हो। उसके द्वारा विस्की ऑफर किए जाने पर मैंने इनकार करके अगला प्रश्न किया, कहीं बल्लू को राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त नहीं है जिसके कारण आपको इस केस को लेने के लिए बाध्य होना पड़ा हो? अपने प्रोफेशन के अनुरूप बात साधने की कला में अत्यंत माहिर था वो। क्या कह रहे हो? अजीब जमाना आ गया है। एक निर्धन और असहाय व्यक्ति की मदद करना चाहो तो कितने भ्रमित हो जाते हैं लोग। बुरा मत मानना, तुम जर्नलिस्ट लोग एक साधारण सी घटना को सनसनीखेज बनाकर छापना ही अपना धर्म समझते हो। क्यों, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? उसने बिना वजह हंसना शुरू कर दिया। सर, हम तो केवल रहस्योद्घाटन करने वाली खबर देना चाहते हैं ताकि लोग सच्चाई जान सकें, लेकिन आपकी दलीलें लोगों की आंखों पर ऐसा चश्मा चढ़ा देती हैं कि आपके तर्कों से दूध भी पानी नजर आने लगता है और पानी दूध दिखता है। तो क्या देश में जितने न्यायालय बने हैं, जितने निर्णय होते हैं, सब कुछ ढकोसला है? इतने हाईली क्वालिफाइड जज, वकील क्या यूं ही खाली हवा में झक मारते हैं? इस बार उनके स्वर में हल्के क्रोध का पुट था। सॉरी सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं यदि आपसे कहूं कि बलबीर ने ही शिब्बू की हत्या की है तो क्या आप मेरी बात मान जाएंगे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या तुम इस मर्डर के चश्मदीद गवाह हो? यदि ऐसा है तो तुम्हें इस मामले में जो कुछ कहना है तो कोर्ट में कहना। कहकर चोपड़ा साहब खड़े हो गए, जो मेरे लिए जाने का इशारा था। सर, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। ये बताना ज़रूरी है कि शिबू ने अपनी मौत के कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि वो आने वाले चुनाव में एमएल गुप्ता के लिए काम करेगा, जो कि विपक्ष दल के हैं। अपनी पुरानी पार्टी के नेताओं के कुछ गुप्त रहस्यों को वो जान गया था, इसलिए इस बार वो विरोधी दल के लिए काम करना चाहता था। ये सब जानते हैं कि शिबू का मार्गदर्शन अनुसूचित जाति के लोगों के वोटों की दिशा निर्धारित करता है। यही कारण है कि पुरानी पार्टी के नेता के कुछ चमचे शिबू की जान लेने की धमकी दे रहे थे। ये सब जानते हैं कि शिबू का मार्गदर्शन अनुसूचित जाति के लोगों के वोटों की दिशा निर्धारित करता है। यही कारण है कि पुरानी पार्टी के नेता के कुछ चमचे शिबू की जान लेने की धमकी दे रहे थे। बलबीर इस हत्या की वारदात से पहले 3 बार उसकी दुकान पर आकर धमकी दे चुका था कि अपनी पार्टी से धोखा करने की सज़ा तो तुझे मिलेगी। जिसकी बदौलत आज इतनी बड़ी दुकान का मालिक बना बैठा है, उसे दगा दी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 22 जनवरी की रात को 10:30 बजे जब सभी लोग सर्दी के कारण घरों में बंद हो चुके थे और शिबू पान खाकर घर लौट रहा था तो सुनसान गली में उस पर चाकू से कई वार किए गए। वार करने वाला बलबीर ही था, जिसने किसी के हाथों बिककर शिबू की हत्या की। चोपड़ा साहब अपने फ़ोन के बजते ही कहने लगे, ओहो, मुझे अभी क्लब के लिए निकलना है, फिर कभी आना तुम। एन इंटरेस्टिंग चैप। मनी मन शुक्र किया कि मैं जो कहना चाहता था वो सब कह दिया है। चलते समय इतना और कह दिया, ओके सर, थैंक यू। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप बलबीर का केस छोड़ दें। किसी प्रकार के दबाव में आकर एक हत्यारे को ना बचाएं। आपने अपने तर्कों के आधार पर बहुत से क्रूर अपराधियों की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में और उम्र कैद की सज़ा को और कम में चेंज करवाया है। सर प्लीज़, शिबू और उसके परिवार को मैं बचपन से जानता हूँ। वही घर में कमाने वाला था। अब बूढ़े माँ बाप और पत्नी व 2 बच्चों का कोई सहारा नहीं है। आप रियल दोषी को सज़ा दिलवाएंगे तो उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। मन कह रहा था कि चोपड़ा बलबीर को कानून के हवाले से दलीलों के आधार पर बचा तो लेगा, पर शिबू के बूढ़े माँ बाप की आहों व उसकी पत्नी और बच्चों के जीवन भर के दर्द का भी हिसाब होगा कभी? मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। फैसला कुछ समय बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा। निकलते हुए वो कड़े स्वर में बोला। मैं समझ गया कि चोपड़ा से कोई उम्मीद रखना अर्थहीन था। एमएल गुप्ता के पास वर्कर्स की कोई कमी नहीं थी। शिबू जैसे बहुत से कार्यकर्ता थे, उसे क्या फ़र्क पड़ता। उल्टा शिबू की मौत ने तो उसकी जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया। शिबू के पिता को फूलमालाएं पहनाकर चुनाव रैली में जीप में निकाला गया और शहीद शिवराम अमर रहें के नारे लगाए गए। स्वतः ही एमएल गुप्ता के पक्ष में सहानुभूति की लहर दौड़ गई थी। जब मैं शिबू के घर गया तो पुरानी धोती और कुर्ता पहने वृद्ध पिता को मैंने अपना बचपन याद दिलाया था।
उनके दुख की सिलवटों से भरे पोपले मुंह पर गड्ढों में धसी आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तो चश्मे से भी साफ नहीं दिखता। मेरे शिबू के बच्चों को कौन पालेगा? शिबू की माँ की सिसकियाँ मुझे विचलित कर रही थी। बेटा, तुम बड़े अखबार वाले हो, मेरे बेटे के खूनी को सजा दिलवा दोगे ना? उसके बीवी बच्चों का क्या होगा? मुझ में और सुनने की हिम्मत नहीं थी। उनको कुछ परिचित संस्थाओं से आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन देकर मैं आ गया था। महीने गुजर गए, साल गुजर गए, अभी तक बलबीर का कोई फैसला नहीं हुआ था। मेरा विवाह हो गया, मेरी एक छोटी सी निजी दुनिया बस गई। अपने बच्चे के तुतलाते स्वर को सुनकर इतना आनंद आता कि मैंने बहुत से मामलों में बेवजह इन्वेस्टिगेशन करने की गतिविधियां कम कर दी थीं। मेरे जर्नलिस्ट के आरंभिक जोश ने मेरे परिवार के उत्तरदायित्व व सुरक्षा के दृष्टिकोण के आगे घुटने टेक दिए थे। चोपड़ा से हुई उस मुलाकात के लगभग 6-7 साल बाद जब मैं ब्रेकफास्ट लेते समय हेडलाइंस देख रहा था तो अखबार के तीसरे पेज पर एक छोटी सी न्यूज़ थी। बलबीर उर्फ बल्लू को सबूतों के अभाव में शिबू की हत्या के आरोप से बाइज्जत बरी किया जाता है। चोपड़ा के प्रति मैं घृणा से भर उठा था। कितने हिंसक लोगों को समाज में खुला छोड़ देने में मदद करेगा ये व्यक्ति? बलबीर जैसे हिंसक के विरुद्ध गवाही देकर कौन अपनी जान मुसीबत में डालता? वारदात की जगह कोई मौजूद था ही नहीं। कितना कुशल खिलाड़ी है चोपड़ा, एक ही तीर से 2 निशाने। बलबीर का केस निःशुल्क लड़ने की खबर छपवाकर अपनी प्रसिद्धि बढ़ाई और बलबीर की पार्टी के नेता लोगों से मोटी रकम कमाई कर अपनी राजनीतिक साख भी बनाई। बलबीर को सज़ा न मिलना समाज के लिए बहुत गलत है। एक कसक सी उठी कि न्याय व्यवस्था भी दुष्चक्र से ग्रसित हो गई है। कम खर्च करने की क्षमता के कारण लोगों को अच्छे वकील ही नहीं मिलते, जिससे वे कई बार न्याय से वंचित रह जाते हैं। कानून की किताबों से प्राप्त ज्ञान पैसे की ताकत के आगे कमज़ोर पड़ जाता है। कोई सरकारी विभाग बेझिझक कुछ भी कदम उठा सकता है, रातों रात नीतियाँ बदल सकता है, केवल कुछ लोगों के स्वार्थ हेतु। और फिर कोर्ट में चुनौती देने पर सालों तक केस चलता रहता है। न्याय मिलता है लेकिन कई बार सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले एक मित्र सऊदी अरब से आया। वहाँ की न्याय व्यवस्था के बारे में बात चली तो मैं हैरान रह गया ये जानकर कि वहाँ कितना भी बड़ा या छोटा कोर्ट केस हो 1 सप्ताह के भीतर निपटा दिया जाता है। छोटे से देश में इतनी कुशल न्याय व्यवस्था, हमारे यहाँ क्यों देरी इतनी? अपनी व्यस्तता के कारण मैं लंबे अरसे से शिबू के परिवार से नहीं मिला था, पर मुझे संतोष था कि जिस एनजीओ से मैंने उनको मदद दिलवाई थी उसी में शिबू की पत्नी को नौकरी मिल गई है व दोनों बच्चों को उचित शिक्षा भी मिल रही है। समय का पहिया घूम रहा है, ऋतुएं बदल रही हैं और उम्र बढ़ रही है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। हर घर में टेलीविज़न आ गया है। मीडिया का प्रसार बढ़ रहा है। देश दुनिया की खबरें मिनटों में हर जगह पहुंच रही हैं। डिनर लेने के साथ टीवी देखना आदत बन गई है। ये क्या, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि वसंत विहार के प्रसिद्ध वकील के.सी. चोपड़ा के बेटे विनीत चोपड़ा जब आज दोपहर क्लब से निकलकर अपनी कार में बैठने लगे तो किसी ने उन पर रिवॉल्वर से गोलियां चलाईं। वहां उपस्थित कुछ लोगों ने बताया कि 2 आदमी बाइक पर आए और एक ने गोलियां चलाईं और दूसरे ने बाइक को चालू रखा। मिनटों में तेज़ रफ्तार से भाग गए। किसी ने बाइक का नंबर भी नोट नहीं किया। कुछ लोग विनीत को पास के अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि एक गोली उनकी कमर में लगी और अस्पताल में वो आईसीयू में भर्ती हैं। अभी पुलिस मामले की जांच में लगी है। गोली चलाने वाला अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। बताया जा रहा है कि विनीत चोपड़ा की कुछ दिन पहले जिस लड़की से सगाई हुई थी उस लड़की के पुराने प्रेमी का इस अटैक से संबंध है। प्रेमी इस समय लंदन में है। शायद हायर किलिंग की योजना थी, लेकिन विनीत की किस्मत अच्छी थी। अस्पताल ने अभी अभी बुलेटिन जारी करके बताया है कि विनीत चोपड़ा की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। गोली शरीर से निकाल दी गई है। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है और कुछ लोगों को संदेह के घेरे में लेकर जांच की जा रही है। न्यूज़ सुनकर मैं जड़वत बैठा रह गया। विनीत चोपड़ा साहब का अकेला बेटा है। लॉयर्स एसोसिएशन ने इस अटैक की निंदा की है और पुलिस प्रशासन को दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। बेचैनी होने लगी चोपड़ा साहब के बारे में सोचकर। फिर शिबू के माँ बाप याद आए। क्या आज भी चोपड़ा यही सोचता होगा कि अखबार वालों ने खबर को सनसनीखेज बनाने के लिए प्रेमी का नाम जोड़ दिया? क्या सच में प्रेमी का हाथ है?
विनीत पर हुए अटैक में? ये तो अदालत में गवाहों के बयानों के आधार पर निर्णय होगा। कई हत्या के केसों में चोपड़ा ने अपने क्लाइंट को बचाया है, परंतु इस दोषी को जरूर कड़ी सजा दिलाकर ही मानेगा। कैसी विडंबना है कि जिस बेटे के भविष्य को संवारने के लिए चोपड़ा झूठी दलीलों और झूठे गवाहों की मदद से हत्या करने वालों को बचाता था, वही आज मौत से लड़ रहा है। कुछ दिन मैं इस दुर्घटना से विचलित रहा और यही मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि विनीत चोपड़ा ठीक हो जाए। अनेक प्रश्न मन को झकझोर रहे थे। क्या हमारी न्याय व्यवस्था की दंड संहिता और ईश्वर के कर्म फल सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं? क्या मुझे चोपड़ा के पास जाना चाहिए? क्या वो मुझे पहचान लेगा? कुछ दिन बाद न्यूज़ आई कि अब विनीत चोपड़ा पहले से बेहतर है और कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। 2 दिन बाद न्यूज़ आई कि प्रसिद्ध एडवोकेट केसी चोपड़ा की पत्नी वीणा चोपड़ा अब नहीं रही। अगले दिन पेपर में आधे पेज पर ऑबिचुअरी कॉलम में श्रीमती वीणा चोपड़ा की फ़ोटो छपी थी और ताज होटल में सायं 3 बजे शोक सभा की सूचना थी। मन के किसी कोने में ये भाव प्रबल हो उठा है कि शायद माँ को बेटे की गोली लगने का गम इतना गहरा हुआ कि वो असहनीय हो गया। इस बार दोषी को कड़ी सज़ा मिलेगी, लेकिन कब तक? वर्षों बीत जाते हैं न्याय पाने की प्रतीक्षा में। कुछ लोगों की ज़मीन घर बिकने की नौबत आ जाती है, वकीलों की संपत्ति बढ़ती जाती है। हाथ में तराजू थामे न्याय की प्रस्तर प्रतिमा के पास लगी जज साहब की कुर्सी, गवाहों के कटघरे, कोर्ट रूम में कुर्सियाँ सब यथावत मूक बनी रहती हैं। ये देखकर भी कि न्याय के नाम पर कभी कभी अन्याय हो जाता है, कभी अपराधी बरी हो जाता है और कभी किसी निर्दोष को सज़ा हो जाती है। अनेक लोगों को तो न्याय पाने के इंतज़ार में उनका पूरा जीवन बीत जाता है। कहीं चोपड़ा साहब के बेटे पर कातिलाना हमला करने वाले के लिए चोपड़ा से भी बड़े वकील का प्रबंध कर दिया गया तो? क्या सोच रहे हो? चाय ठंडी हो गई है, ऑफिस लेट जाना है? पत्नी की आवाज़ सुनकर उठा और किचन में टंगे मंदिर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। शायद व्यथित मन शांत हो जाए। अभी आप सुन रहे थे उषा कश्यप जी की लिखी हुई एक विचारणीय कहानी दंड संहिता। न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया पर कहानी में जो प्रश्न उठाए गए हैं वो हर व्यक्ति के मन की आवाज़ हैं। आपको कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आप सहमत हैं या असहमत? अपने विचार कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।